और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सीखेंगे और इसके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है बेसिकली, अगर लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से पास कर दो तो वो आगे निकल जाएगी, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, ये एक लाइट रे थी, इंसिडेंट हुई एक सरफेस पे, ठीक है, सरफेस वाटर हो सकता है या एयर या ग्लास हो सकता है या कुछ भी उसके सिमिलर, तो उस पे जाएगी, पास हो जाएगी, उसमें को निकल जाएगी। अब तक क्या था कि यहाँ पे पॉलिश कर रखी थी, अब पॉलिश को हटा दिया, ये बेसिक डिफरेंस है। और नॉर्मल वही है जो पहले हुआ करता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट वही है, बस ये बदल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था पहले, अब ये रिफ्रैक्शन हो गया। वो उसी मीडियम में चला गया था और यहाँ दोनों मीडियम में आना पड़ेगा, मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है भाई। और इसी मीडियम 1 और मीडियम 2 के बेस पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे। मेरी आवाज साफ आ रही है भाई? यस सर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरी को समझ लेते हैं। This phenomena of change in the path of light in going from one medium to another medium is called refraction of light. कोई जो मैंने बोला वही थ्योरी में लिखा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है बात। This refraction Yes, of light is the phenomena of bending of light from its original path on the entering another medium. लाइट रे बेंड हो जाएगी, ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट रे हो जाएगी बेंड। द रिफ्रैक्शन अकर राइट एट द बाउंड्री द टू मीडियम। देखो ये कब घटित होता है, रिफ्रैक्शन कब होता है और कहां पे होता है, ये बाउंड्री पे, जब दोनों मीडियम का जहां पे बाउंड्री है, जहां पे उनकी सीमा है, जहां पे उनका बॉर्डर का इलाका है, वहां पे ये घटित होगा। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर हवा में दिख जाएगा या अंदर पानी में जाके दिखेगा, जहां पे दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही दिखेगा रिफ्रैक्शन। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अब आपके आसपास आपने कहीं देखा है रिफ्रैक्शन को? यस सर। बताओ कहाँ देखा? सर जब ग्लास में एक स्ट्रॉ या फिर चम्मच डालते हैं तब। बिल्कुल चम्मच डालते हैं इसको, ठीक है। अभी मैं कुछ फिगर के थ्रू इस चीज को क्लियर कर देता हूं, आपके माइंड में फ्रेम होने में हेल्प करेगा उससे, वैसे तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा, आपने जो चम्मच पानी में वो डली होती है, हाँ वो आपको कैसी दिखाई देती है, वैसी दिखाई देती है या कुछ अलग चेंज दिखाई देती है? सर, टूटी भी लगती है कि जो हाँ, पानी के अंदर थी बड़ी सी और टूटी भी अलग हुई हुई है। बिल्कुल सही बात है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अगर अंशिका आपने ना देखा हो, ठीक है, इसको इस चीज का अनुभव भी कर सकते हो। एक ग्लास लो, उसमें चम्मच को डाल दो, दूर से देखो तो चम्मच टूटी हुई लगेगी आपको, ठीक है। इसको ट्राई करके देखना, बस यही क्या है, रिफ्रैक्शन है। अब ये समझेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। एक सेकंड और लगेगी बस।
चलो भाई देखो, ये दो इमेज आपके सामने है, ठीक है। एक तो पानी में स्ट्रो डाला हुआ है, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होगी बचपन में, ये डाल के, और दूसरा है पानी में चम्मच। तो आपको ये टूटी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ये टूटी हुई दिखाई दे रही है, और ऊपर देखो ये भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन इसका रीजन है। रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये लाइट रे है, और ये आपका जो पानी में आपने डाला हुआ है ये स्ट्रो है, ये वाला। तो पहले क्या था, इससे निकलने वाली जो लाइट रेज थी वो ऐसे जानी चाहिए थी, इस तरीके से। मान लो इसके बेस से कोई लाइट रे निकली तो वो ऐसे गई, ठीक है। जब ये खाली था, जब इसमें पानी नहीं था, अब आपने पानी डाल दिया, तो पानी डालने से क्या होगा, इसका जो रास्ता है, ठीक है, इसका जो रास्ता है वो चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्शन से पाथ ही तो चेंज होता है, ठीक है, रास्ता ही तो चेंज होता है। तो पहले अगर वो ऐसे जाया करती थी, तो अब उसका जो रास्ता है वो चेंज होके कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और हमारी आंख जब इसको देखेगी तो ब्रेन को इमेज भेजेगी। ह्यूमन आई वाले आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आंख जब भी कोई चीज देखती है तो ब्रेन को उसका सिग्नल भेजती है, और ब्रेन को ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज है, ये जो लाइट रे है वो यहां से आ रही है, सामने से, ठीक है। उसको ऐसा प्रतीत होगा कि वो यहां से आ रही है। तो जब इन दोनों लाइट रेज को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, तो इमेज उसकी कहाँ बनती है, उसकी इमेज यहाँ बनती है, जब उसको पीछे हटा के बनाते हैं, जहां पे दो रिफ्रैक्शन करने के बाद लाइट रेज मिलती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में था, ठीक है, जब दो लाइट रे मिलेंगी फोकस पे या कहीं भी मिलेंगी तो वही इमेज बनेगी। तो वैसा ही यहाँ होगा, ठीक। तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे बिल्कुल सीधे, तो इसीलिए हमें वो टूटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए ये जो स्ट्रो है वो हमें टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक है। एक्चुअल में तो ये यही है, ये यहीं पे है। इसकी इमेज हमें वर्चुअली वो दिखाई दे रही, रियल नहीं है वो है वर्चुअली, हमारा दिमाग उसको बना रहा है, ठीक है भाई। यस सर। अब इस चम्मच को देखो, इस चम्मच की जो इमेज है, चम्मच तो वही की वही पड़ी हुई है, टूट नहीं रही है, ये इसकी सीधी इमेज बननी चाहिए थी। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही रास्ता चेंज हुआ, जैसे ही इससे आने वाली रेज का रास्ता चेंज हुआ, तो वो डाइवर्ट कर लेगा अपने रास्ते को, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, जहां पे पहले जाना चाहिए था, मतलब ये पूरा रास्ता होना चाहिए था, इसने कर लिया क्या, बैंड कर लिया, ठीक है, रास्ता इसने अपना बैंड कर लिया। और जब ये इमेज हमारी आंखें बना के भेजेंगी कहाँ, मस्तिष्क के पास, तो वो उसको ऐसा लगेगा, जैसे ये वाली फिगर को देखो दोबारा, ठीक है, इस तरफ ये लाइट रेज थी, पानी में डालने के बाद इस तरह दिखाई देगी, और हमारा ब्रेन क्या, उसको क्या लगेगा कि इसकी जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, ठीक है। तो ऐसे दिखाई देगा उसको, टूटा हुआ, क्लियर है। अब हम समझेंगे इसके रीजन को कि ये क्यों होता है, ऐसा, ऐसी घटना क्यों घटित हुई। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। इसका अगर कोई आपसे रीजन पूछे कि भाई क्यों चम्मच टूटी हुई दिखाई दे रही है, तो इसका रीजन यही है कि उससे निकलने वाली लाइट रेज जो होती है वो अपना ट्रैक चेंज कर लेती है। क्यों? क्योंकि पानी डाल दिया। अब पानी क्या है, पानी एक दूसरा माध्यम है ना, दूसरा मीडियम है, ठीक है। पहले तो सारे में हवा ही हवा थी, अब क्या हो गया, दो मीडियम हो गए, एक तो एयर और एक वाटर, जो कि आगे आगे आपको समझ आएगा कि रास्ता क्यों बदला, ठीक है। बढ़ते आगे। अब इसके कॉजेज क्या है, क्यों रिफ्रैक्शन हुआ, इसको समझते हैं। पहले थ्योरी को देख लो, फिर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फर्दर द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ रे वुड, एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ रे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लाइट रे बेंड ही तो होती है, अगर वो ऐसे जाती थी तो अब क्या हो जाएंगी, क्योंकि माध्यम चेंज हुआ, सपोज ऊपर एयर है, नीचे ग्लास या वाटर कुछ भी है, तो वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है।
तो क्या होगा, द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे वुड डिपेंड व्हेन डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा इन टू मीडिया, दो मीडिया के। चलो इसको मैं अभी बताता हूँ, फिर आगे। लार्ज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर विल बी द एंगल ऑफ बेंडिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, light will bend through larger scale entering from air to glass, then in going from air to water. This is because speed of light, देखो ये नोट कर लेना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वाटर में कितनी स्पीड होती है प्रकाश की, 2 × 2.5 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2-3 आप याद रख लेना। ठीक है, अब ऊपर वाले रीजन को समझो, क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि लाइट रेज अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। पहले क्या था, ऊपर एयर है, ये ग्लास है, तो लाइट रे आई यहाँ पे बैंड हो जाएगी। ठीक है, बैंड हो गया, यहाँ मिलेगी, फिर क्या होगा, फिर हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब वो फिर से भाग जाएगी दूर इससे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझते हैं ध्यान से। अब तक कोई दिक्कत भाई, जो मैंने एक्सप्लेन करा इसमें कोई परेशानी? नो सर। अब देखो आगे, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। ऐसा मान लो कि एक बच्चा है जो बहुत जिद्दी है और उसको 2 घंटे खेलना ही खेलना है। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले एयर था, एयर का मतलब या खेलने को छोड़ के ट्रेवल करना समझ लो, ये ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, 2 घंटे ट्रेवलिंग करनी है उसे, तो वो गाड़ी लेके निकला, रास्ता साफ था। ठीक, रास्ता एयर का क्या मान लेंगे भाई, एयर में डेंसिटी कम होती है ना मॉलिक्यूल्स की, और ग्लास में मॉलिक्यूल की डेंसिटी यानी भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए एयर में लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है, आप देख भी रहे होंगे 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और ग्लास में कम करेगी, वाटर में थोड़ी सी उससे ज्यादा कर देगी। ये डिपेंड करता है कि एयर में मॉलिक्यूल दूर दूर है, ग्लास में क्लोज है, वाटर में थोड़े से उससे खुले हुए हैं। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो खुली सड़क है, शांत माहौल है बिल्कुल, तो गाड़ी स्पीड से जाएगी और वो 2 घंटे ट्रेवल करेगा और वो पहुंचेगा यहाँ। फिर वो आया एकदम ग्लास में, अब ग्लास में क्या भीड़ भाड़ है, उसको 2 घंटे में यहाँ पहुंचना था। ठीक है, उसको 2 घंटे में कहाँ पहुंचना था, यहाँ पहुंचना था। अब जिस रास्ते से वो आया था, वो रास्ता तो इस तरीके से जाता, दूर को घूम के जाता। ठीक है भाई, वो रास्ता जिस रास्ते से वो आया था, जिस ट्रैक से वो आया था, वो तो दूर को घूम के जा रहा था, ऐसे जाता वो। अब क्या करेगा वो, क्योंकि भीड़ भाड़ है और 2 घंटे में उसको पहुंचना है। ठीक है, तो वो रास्ता चेंज करेगा, शॉर्टकट लेगा ना वो। ठीक है, तो वो शॉर्टकट लेगा और क्या कर लेगा, वो अपना रास्ता इधर को बना लेगा, तो जल्दी पहुंच जाएगा वो। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ मिलेगी आपको, पानी में मिलेगी या ग्लास में मिलेगी? ग्लास में मिलेगी ना। तो इसलिए ग्लास की बेंडिंग, ये वाला ग्लास की जो बेंडिंग है वो ज्यादा होगी या वाटर की ज्यादा होगी? सर ग्लास की। चलो इसको बेंडिंग को भी छोड़ दो, इस वर्ड को भी। मैं कह रहा हूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्लास में ज्यादा होगा, एयर में ज्यादा होगा,
या वाटर में ज्यादा होगा? सर वाटर में। जी नहीं, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें होगा भाई? ये जो रास्ते में आ रहा था इस तरीके से, तो उसका नेचुरल ट्रैक क्या था? उसका ट्रैक तो ये था, ऐसे जाता वो, है ना? हाँ। अगर सामने भी एयर मिलती तो वो तो ऐसे जाता। अब उसको दिखा कि रास्ते में भीड़ भाड़ है और 2 घंटे में पहुंचना है, तो उसने ट्रैक बदल लिया। ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, ग्लास वाले में तो छोटा सा ये रास्ता लिया और इसमें वो पतली गली से वो निकल लिया। तो ग्लास में क्या होगा? रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा, सबसे ही कम होगा ग्लास में। और वाटर में क्या होगा? थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा, क्योंकि रास्ता खुला खुला मिलेगा तो हो सकता है वो इस रास्ते को चला जाए। और एयर में क्या होगा? यहाँ होगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है। और यही चीज मैंने थ्योरी में लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइट विल बी बेंड थ्रू लार्जर स्केल एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास देन इन गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है भाई। फिर इसके बाद दिस इज यस सर। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट देखो, एयर में तो खुला बिल्कुल रास्ता है, तो गाड़ी दौड़ा दी पूरी 3 × 10⁸। फिर लाइट ग्लास में यहाँ 2 × 10⁸ कम हो जाएगी बहुत, वाटर में थोड़ी सी उससे ज्यादा रह जाएगी। तो ये इसका पूरा रीजन है। मॉलिक्यूल जो है ना, मॉलिक्यूल की पैकिंग जो है वो बहुत क्लोज क्लोज होती है ग्लास में, इस तरीके से पैकिंग होती है ये वाली। वाटर में थोड़ी दूर दूर होती है, और एयर में कहीं का कहीं चले जाओ आप, ऐसे होती है। तो ये पैकिंग होती है। अब इसमें आपको पता ही है कि मान लो आपको ट्रेवल करना है, तो इसमें तो आप बड़ी मुश्किल से जाओगे, ऐसे 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 करके। इसमें भी आप थोड़ा मुश्किल तो होगा ही जाने में, और यहाँ तो फर्राटे से निकल जाओगे। तो रिफ्रैक्शन का एक्चुअल रीजन पता चला आपको क्या होता है? यस सर। क्यों क्यों प्रकाश की किरणें, क्यों लाइट रेज बेंड हो जाती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मीडियम की डेंसिटी। उस डेंसिटी के कारण, उस ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण क्या होता है कि लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। तो मेन चीज क्या है? वर्ड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर शोइंग बाय, देखो हमेशा प्रकाश की जो स्पीड है एयर में क्या ली जाती है? 3 × 10⁸। और यहाँ पे एक वर्ड आता है वैकम। वैकम का मतलब है जहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जो मैंने एक दो आपको डॉट बना के दिखा रखे थे वो भी नहीं है। वैकम का मतलब है बिल्कुल सन्नाटा, ठीक है। तो वहां भी स्पीड हाई रहेगी, और उसको लगभग लगभग 3 × 10⁸ सेंटीमीटर ही माना जाता है, मीटर पर सेकेंड ही माना जाता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट बताओ या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट बताओ, तो ये दोनों लगभग बराबर मान ली जाती है। A transparent substance in which light can travel is called optical media, optical medium, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में क्या आ गया? ग्लास, वाटर, एयर, इनको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। जैसे एयर, वाटर, अल्कोहल, ग्लास। डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब यही है मॉलिक्यूल उनमें जो होते हैं, सो दैट स्पीड भी डिफरेंट होगी, ठीक है भाई। रास्ते में एक में भीड़ ज्यादा है, एक में भीड़ कम है, तो स्पीड तो डिफरेंट होगी ही गाड़ी की भाई। इससे आसान वर्ड में समझाने का कोई तरीका नहीं है, समझ आ गया? यस सर। जी। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन इज सेड टू बी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, देखो अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिसमें ज्यादा स्पीड हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑप्टिकल रेयरर। जो रेयर वर्ड आता है ना वो कम के लिए यूज होता है, ठीक है।
तो ज्यादा अगर स्पीड होगी तो उसका मतलब क्या है, रास्ता खाली है। रास्ता खाली होने का क्या मतलब है कि वो रियरर मीडियम है ऑप्टिकली। और अगर स्पीड कम है तो इसका मतलब वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, अगर स्पीड कम है तो वो क्या है, डेंसर मीडियम। बात समझ आ रही है? Yes, sir. इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं इसी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं? मैंने इतना तो बता दिया कि स्पीड कम या ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कितनी एग्जैक्टली कितनी कम या कितनी ज्यादा होगी वो तो अभी सीखेंगे ना हम। इसकी नीड क्यों पड़ी इस साइंस की बुक में, इस फिजिक्स की बुक में? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हाउ मच स्पीड विल बी डिक्रीज और इंक्रीज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सिंपल है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये रेशियो से रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे आपने मैग्निफिकेशन का रेशियो सीखा था, सेम ये भी वही है। मैग्निफिकेशन क्यों यूज करा था हमने? एग्जैक्टली साइज पता करने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो इसको n से शो करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन कोई भी मीडियम जो भी आपको चाहिए। मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास में, तो उसको ng से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट रहेगी और नीचे ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। अगर आपको वाटर में चाहिए तो ऊपर एयर की स्पीड ऑफ लाइट रहेगी, नीचे वाटर की स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। और कोई भी चीज अगर रेशो में हो तो बताओ उसकी क्या यूनिट होती है? अगर कोई भी चीज रेशो में हो तो उसकी कोई यूनिट होती है या नहीं? No, sir. जैसे मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं थी, ऐसे इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, लिखा हुआ है नो यूनिट। फॉर्मूला क्या है? CV, n इक्वल्स टू C अपॉन V। C की जगह क्या रखोगे हमेशा? 3 × 10⁸। और जैसे आपको ग्लास या वाटर पूछा है तो यहाँ देके रखेगा कि ग्लास में लाइट इतनी स्पीड से भाग रही है, वो देके रखेंगे आपको अलग अलग मीडियम। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 3 × 10⁸। आपको ग्लास में चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ग्लास में कितना मैंने ऊपर बताया था 2 × 10⁸, तो 1.5 आ जाएगा, 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। और एक और वर्ड लिखा हुआ है ऊपर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है? जब जब भी एयर की जगह वैक्यूम वर्ड यूज करा जाएगा, वैक्यूम का मतलब है सन्नाटा, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जीरो मॉलिक्यूल है, बिल्कुल खाली है, निर्वात उसको हिंदी में कहते हैं। तो जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाएगी, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वर्ड यूज होगा। यस, समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, पहला एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव, जो जस्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले। ठीक है, इसमें 2-3 बातें हैं, उसको समझो। पहला केस है, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? 3/2। वाटर में कितना आया? 4/3। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंसर है, यानी उसमें मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा है। और भाषा सिंपल वर्ड में समझो, उसमें भीड़ उतनी ही ज्यादा है, उतना ज्यादा उसमें ट्रैफिक है। तो आपको पता ही है नॉर्मली ग्लास और वाटर में, प्रैक्टिकल है ये तो बात, ठीक है भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका बड़ा होगा तो आप पहचान जाओगे कि उसमें ज्यादा भीड़ है, ज्यादा डेंसर है ऑप्टिकली। अब मैंने फॉर्मूला ये बताया था आपको, फ्री स्पेस के लिए पता करना है, मतलब एयर में ही आपने टॉर्च ले ली और उसको, लाइट एयर टू एयर है ना,
तो उसका बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो ऊपर सी है, नीचे भी क्या होगा, सी ही होगा, क्योंकि एयर में प्रकाश है ना, एयर में स्पीड ऑफ लाइट उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी बाई सी क्या हो जाएगा 1। तो ये सबसे मिनिमम है दुनिया का, ये सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अदरवाइज सारी वैल्यू इससे बड़ी होती है। तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। थर्ड में क्या कहा, n इक्वल्स टू सी बाई वी। आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि ये स्पीड ऑफ लाइट का बिल्कुल उल्टा है। ठीक, अब उल्टे का क्या मतलब है, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा डिक्रीज। तो बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि भाई जितना जितना भीड़ वाला रास्ता होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, कम रहेगी ना। और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक, ऊपर यही तो बात लिखी मैंने, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा क्यों था, क्योंकि ग्लास में स्पीड कम है, और स्पीड कम है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। बहुत सिंपल है समझना इसको। यहां तक कोई दिक्कत भाई? नो सर। क्या No, लिखा sir. हुआ है, इट मीन्स इन अ डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉलर देन रेयरर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लार्जर। तो खत्म होगी बात, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, देखो व्हेन अब तक क्या था, एक मीडियम, अब तक हमने जो पढ़ा उसमें एक मीडियम हमने वैक्यूम ले रखा था। ठीक है, वैक्यूम बोलते हैं, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा था इसका। एक मीडियम क्या था, वैक्यूम ले रखा था, यानी एयर। ठीक है, कभी नीचे हमने ग्लास बदल दिया, कभी नीचे हमने वाटर बदल दिया। अब क्या होगा, अब ये खत्म हो गया मामला। ठीक है, अब मीडियम 1 और मीडियम 2 रहेगा, कभी ग्लास से वाटर में पहुंच जाएगा, कभी वाटर से एयर में चला जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज रिटन एज, उसको लिखते हैं 1 and 2। 1 and 2, 1 का मतलब है कि लाइट रे वन मीडियम से आई और दूसरे वाले में चली गई, इसको कहते हैं 1 and 2। ठीक है, और कैसे शो करेंगे, n2 अपॉन n1, यानी कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, पहले वाले का नीचे। अब इसको दूसरे और पहले वाले को निकालेंगे कैसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालेंगे, यानी ग्लास का या वाटर का या जो भी दूसरे नंबर पे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो c अपॉन v2 होगा ना, और नीचे वाले का c अपॉन v1 होगा, तो c से c कैंसिल, v1 अपॉन v2 आ गया। ठीक है, तो 1 and 2 इक्वल्स टू क्या आया, v1 अपॉन v2। तो अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को डालते हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो, तो आपको पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का पता होना चाहिए। अब इसी के सिमिलर क्या है, 2 and 1, यानी आपने उल्टा कर दिया, तो v2 ऊपर और v1 नीचे। इतना समझ आ गया ना? Yes, sir. ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। ठीक है, यहां तक का लिख के आप कंप्लीट कर लो, कल आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करा दूंगा मैं। ठीक है भाई, बाकी रिवाइज करते रहो सारे चैप्टर ऐसे ही, और जो मैंने सैंपल पेपर दिया था उसको ट्राई करो, जो उसमें डाउट्स आ रहे हैं ना, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित कोई डाउट है आपका, ये टॉपिक अभी हुआ तो उसको पूछ लो आप। यस सर। जी, आज के लिए इतना ही।